नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का नवभारती स्टडी सर्किल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे व्यावसायिक अध्ययन कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 जो है अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन भी कहते हैं, उसका पार्ट नंबर 4। अब से पहले हम पिछले वीडियोस के अंदर अभिप्रेरणा किसे कहते हैं, यह चैप्टर आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है, अभिप्रेरणा का अर्थ, इसकी मीनिंग, इसका जो भी परिभाषाएं हैं स्कॉलर्स के द्वारा, जो विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी हुई है, और कौन कौन सी तकनीकें हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, उन सभी का अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये पूरी तरह से कंसंट्रेट है अभिप्रेरणा की विचारधाराओं पर। और उन विचारधाराओं में भी सबसे पहले जो विचारधारा है वो है A.H. मास्लो। अभिप्रेरणा की A.H. मास्लो के द्वारा जो विचारधारा दी गई है, जिसे आवश्यकता क्रम अनुसार विचारधारा भी कहते हैं, उस विचारधारा पर पूरा वीडियो बेस्ड है आज का। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि A.H. मास्लो ने अपने शब्दों में अभिप्रेरणा को किस प्रकार से व्यक्त किया है। अभिप्रेरणा की विचारधारा थ्योरी कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन। इस कंसेप्ट में मोटिवेशन का जो कंसेप्ट दिया है, विभिन्न प्रबंध विचारकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों ने अभिप्रेरणा से संबंधित विभिन्न विचारधाराएं प्रतिपादित की। इन विचारकों में अब्राहम एच मास्लो, हर्ज़बर्ग, मैकग्रेगर, विलियम ओची उर्विक, मेरी पार्केट फॉलेट, फ्रांसिस लिकार्ड, ब्रूम, हेराल्ड, जे लेविट आदि का नाम प्रमुख है। मोटिवेशन के ऊपर जिन लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, ये उन सभी लोगों की विचारधाराएं हैं। आपके सिलेबस में हम A.H. मास्लो, हर्ज़बर्ग, मैकग्रेगर, विलियम ओची, ठीक है, इन चार लोगों की परिभाषाओं, इन चार लोगों की जो विचारधाराएं हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड की गई है, इनको समझेंगे। ये वीडियो केवल आपको मास्लो की जो विचारधारा है उस पर बेस्ड है। अब समझते हैं मास्लो की विचारधारा। मास्लो की आवश्यकता क्रम पर आधारित विचारधारा। आवश्यकता क्रम, देखिए मास्लो की जो ये आवश्यकता क्रम विचारधारा है, हमें नाम से ही पता चल रहा है आवश्यकता क्रम। आवश्यकता क्रम का मतलब क्या है कि मास्लो की जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा मास्लो की जो ये विचारधारा है, ये किस पर बेस्ड है, ये आवश्यकता पर बेस्ड है। मास्लो की जो विचारधारा है वो आवश्यकता पर बेस्ड है। आपने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब क्यों कहा गया है? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि साइंस ने आविष्कार किया। साइंस तो एक तकनीक है, उसको प्रेरित किसने किया? काम करने के लिए जो प्रेरित किया, वो प्रेरित किया आवश्यकता ने। किसने प्रेरित किया? आवश्यकता ने। आपने सुना होगा कि जब पहिए का आविष्कार शुरुआत में हुआ था, पहले व्यक्ति ने गाड़ियों का आविष्कार किया, लेकिन उसमें पहिए नहीं थे, इसलिए इस गाड़ियाँ थी वैसे ही बर्फ पे खींचते थे या वैसे व्यक्ति खींचते थे, बहुत जोर लगता था। लेकिन जब उससे परेशान हुआ व्यक्ति, तो उसके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आया, उसने किसी पत्थर को लुढ़कते हुए देखा, तो उसने देखा कि आखिरकार कोई अगर गोल चीज बनाई जाए तो वो ज्यादा बेटर लुढ़क सकती है।
और हमारा काम आसान हो सकता है। तो पहिए का आविष्कार व्यक्ति की आवश्यकता थी, आग का आविष्कार व्यक्ति की आवश्यकता थी। पहली बार आग को देखा जलते हुए, पत्थर से पत्थर भिड़ा, तो उसने आग को देखा और उसने आग का यूज करना शुरू किया कि इस आग को हम क्या कर सकते हैं। तो उसने अपनी सर्दी को भगाने के लिए या फिर और भी उसका यूज करना शुरू किया। तो अगर हम बात करते हैं तो जो आविष्कार जो हुए उन आविष्कारों की जर्नी कौन है? आवश्यकता। तो अब्राहम एच मास्लो का ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट पूरी तरह से फोकस्ड है किसके ऊपर? आवश्यकता के ऊपर। इन्होंने अपनी इस पूरी विचारधारा में सबसे ऊपर किसको रखा है? आवश्यकता को। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो कुछ अपने जीवन में करता है, जिस ओर प्रवाहित होता है, जिस ओर जाता है, वो जाने के पीछे कारण उसकी आवश्यकता है। जाने के पीछे उसकी रीजन क्या है? आवश्यकता है। जैसे एक भूखा व्यक्ति जो है, ये मान लो आप जब स्कूल से घर जाते हैं और आपको भूख लग रही होती है तो ऑटोमेटिक आपका डायरेक्शन किचन की ओर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो भूख है वो आपको किचन की ओर प्रेरित कर रही है। तो बात ये कर रहे हैं कि आवश्यकता। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं कि मास्लो की विचारधारा में और मास्लो ने क्या कहा है। देखिए, सबसे पहली बात उनके बारे में जो विचारधारा है, तो उन्होंने कब लिखी, क्या लिखा, वो पहले उनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अभिप्रेरण की इस विचारधारा का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक। तो सबसे पहली बात, अब्राहम एच मास्लो कौन थे? तो अब्राहम एच मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट थे, एक मनोवैज्ञानिक थे। अब्राहम एच मास्लो द्वारा सन 1943 में 1943 में किया गया। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है। मनुष्य की आवश्यकताएं जो है अनंत है। वह उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। बिल्कुल, हमारी जो नीड्स होती है, हमारी जो आवश्यकताएं होती है, वो हमको प्रेरित करती है। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, कुछ समय बाद वह रोना शुरू कर देता है। क्यों? उसे भूख लग रही है। उसकी जो भूख जो है, और बच्चा बोलना नहीं जानता, अभी इस समाज में, इस दुनिया में आया है, उसे शब्दों का ज्ञान नहीं है, वह कुछ नहीं जानता, लेकिन वह अपनी आवश्यकता, उसको ईश्वर इतना समझ दे करके पैदा करता है कि वह अपनी आवश्यकता, भूख के लिए वह रोना शुरू कर देता है। ठीक है? और माँ समझ जाती है कि मेरा बेटा जो है, मेरा बच्चा जो है, उसको भूख लगी है। जो ही वह दूध पीता है, चुप हो जाता है। ठीक है? तो बात करते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, वह उन आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु प्रयत्न करने को तत्पर रहता है। मास्लो के मत अनुसार यदि यह ज्ञात कर ले जाए कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, तो उस अधूरी आवश्यकता को पूर्ण करके व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जा सकता है। देखिए, दो व्यक्ति है, एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी है। ठीक है? अब आपके दोनों दोस्त हैं, दोनों आपके घर पे आ रहे हैं। बताओ, आपको दोनों के बारे में पता है कि एक शाकाहारी है, एक मांसाहारी। आप उन दोनों दोस्तों के लिए कुछ खाने पीने की कुछ व्यवस्था कर रहे हो, कुछ बताओ। जो दोस्त पहले आ रहा है वो शाकाहारी है। अगर आपको पहले से पता है तो बताओ आप उसके लिए कैसा इंतजाम करेंगे? शाकाहारी व्यंजनों का इंतजाम करेंगे। अगर आपने उसके लिए मांसाहारी व्यंजनों का इंतजाम कर दिया तो वह नाराज हो जाएगा। ठीक है? शाकाहारी व्यंजन का इंतजाम किया तो वह खुश हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद आपका दूसरा दोस्त भी आपके घर पे आ रहा है, और दूसरा दोस्त जो आपके घर पे आ रहा है वो मांसाहारी है। अब दूसरा दोस्त जो घर पे आ रहा है वो मांसाहारी है। अगर आपने उसके लिए शाकाहारी व्यंजन का बंदोबस्त किया तो हो सकता है वह नाराज तो नहीं हो, लेकिन उसे मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने उसके लिए मांसाहार का बंदोबस्त कर दिया तो वह ज्यादा खुश हो जाएगा। तो यहां पर भी जो मास्लो है वो यही कहना चाह रहा है कि जैसे आपने अपने दोस्तों के बारे में पता किया कि कौन से दोस्त की क्या मांग है, क्या रुचि है, क्या पसंद है, उसी प्रकार से अगर आप अपने कर्मचारियों की आवश्यकता
कि किस कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, कौन से कर्मचारी की कौन सी आवश्यकता अधूरी है, और आप उस अधूरी आवश्यकता को पूर्ण करके व्यक्ति को अभी प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप उस व्यक्ति को वही देंगे तो व्यक्ति ज्यादा मोटिवेट होगा। एक संस्था में 4 लोग काम करते हैं ना, तो 4 लोगों का काम करने का उद्देश्य अलग हो सकता है। पहला व्यक्ति हो सकता है वह पैसों के लिए काम कर रहा हो, उसकी नीड हो धन कमाना, भैया जीवन चलाना है, गुजारा चलाना है, पीछे को फैमिली भी है, कमाने वाला भी अकेला है, लाइफ को सेटलमेंट करनी है, उसके पास पैसों की कमी है। पहला व्यक्ति किस लिए आया? संस्था में इसलिए आया कि मुझे पैसा कमाना है। दूसरा व्यक्ति संस्था में काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति संस्था में इसलिए काम कर रहा है कि आवश्यकता तो पूरी हो रही है, धन तो उसके पास में है, लेकिन उसे और अच्छा पढ़ाना सीखना है, अच्छी ट्रेनिंग लेनी है और उसे अपने आप को अपग्रेड करना है, नॉलेज चाहिए उसे नॉलेज के लिए काम कर रहा है कि जब मैं पढ़ाऊंगा या मान लो मैं जो भी काम करूंगा तो उसे मुझे नॉलेज मिलेगी तो मैं आगे अपग्रेड हो सकता हूं, मैं अपने आप को बदलते समय के अंदर ढाल लूंगा। दूसरा व्यक्ति किस लिए आ रहा है? सीखने के लिए आ रहा है। तीसरा व्यक्ति जो संस्था में काम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, समय भी है, ज्ञान भी है, ठीक है, लेकिन मुझे मेरा समय पास करना है। रिटायर्ड व्यक्ति है, घर पे काम काज नहीं है, पूरे जीवन भर काम किया है, अब घर पे फालतू बैठा है, बैठे बैठे सोचता मैं बोर होऊंगा, इससे अच्छा मैं मेरे समय व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई काम करता रहूं। तीसरा व्यक्ति किस लिए काम कर रहा है? समय व्यतीत करने के लिए। चौथा व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है कि मजबूर है। चौथा व्यक्ति इसलिए काम कर रहा है कि उसके पास कोई काम नहीं है, वह मजबूर है काम करने को, ठीक है। तो एक संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि सब के सब व्यक्तियों का उद्देश्य एक ही है कि सब व्यक्ति अपना पैसा कमाने के लिए संस्था में काम कर रहे हो या सब व्यक्ति टाइम पास करने के लिए संस्था में काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की एक अलग आवश्यकता हो सकती है और हर व्यक्ति की जो अलग आवश्यकता है वह व्यक्ति उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए संस्था में लगा है। अगर कोई कर्मचारी आपकी संस्था में लगता है तो क्यों लगता है? उसकी कोई ना कोई आवश्यकता है तो उसे घर से उठा करके आपकी संस्था में लेके आई है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वह कर्मचारी आपकी संस्था में लगा है। तो यहां पर मास्लो कहना चाह रहा है कि एक प्रबंधक को चाहिए कि वह उसकी आवश्यकता को आइडेंटिफाई करे, पहचाने कि इसकी आवश्यकता क्या है, और अगर वह उसकी आवश्यकता को पहचानने में कामयाब हो गया तो उसको मोटिवेट करना आसान होगा और वह व्यक्ति भी अपने उद्देश्य को और संस्था के उद्देश्य को भली भांति प्राप्त कर सकेगा। आगे बात करें, यह विचारधारा अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में से एक है। मास्लो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 5 आवश्यकताएं होती है। मास्लो ने अपनी आवश्यकताओं को 5 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो है उसकी 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है और 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी है, तो उन 5 प्रकार की आवश्यकताओं को मास्लो ने एक डायग्राम के माध्यम से बताया। इन 5 प्रकार की आवश्यकताओं को मास्लो ने इस पिरामिड के माध्यम से, इस ट्रायंगल के माध्यम से, इस त्रिभुज के माध्यम से बताया। कहा कि ये 5 प्रकार की आवश्यकताएं हैं। सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है? शारीरिक आवश्यकता। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता का अगर आप देखेंगे, ट्रायंगल की शेप देखेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि मास्लो ने जो है ट्रायंगल का यूज क्यों किया, रेक्टेंगल का यूज भी तो कर सकता था, ओवल का यूज भी तो कर सकता था, आखिरकार मास्लो ने इसी का यूज क्यों किया? क्यों? इसके पीछे भी 2 रीजन है। पहला रीजन कि अधिकतर लोगों की पहली आवश्यकता ही पूरी नहीं हो पाती। दूसरा रीजन कि ये आवश्यकता ज्यादा बड़ी है, ये आवश्यकता ज्यादा बड़ी है, जब तक पहली आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक दूसरी आवश्यकता हमको महसूस भी नहीं होगी। तो पिरामिड इसलिए दिया गया
क्योंकि अधिकतर लोगों की पहली बात, जो आवश्यकता का जो क्रम निर्धारित किया गया है, जैसे ऊपर आत्म विकास की आवश्यकता है, यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो यह आवश्यकता बहुत कम लोगों की कम रहती है। अहंकारी आवश्यकता है चौथे नंबर की, यह भी कम लोगों की होती है। सामाजिक आवश्यकता थोड़ी ज्यादा लोगों की, सुरक्षात्मक आवश्यकता थोड़ी और भी अधिक होती है, और शारीरिक आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो मास्लो ने आवश्यकताओं को 5 भागों में बांट करके बात की। सबसे पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि शारीरिक आवश्यकता क्या है। मास्लो शारीरिक आवश्यकता के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, उसका सामाजिक जीवन में क्या महत्व है और प्रबंधकीय जीवन में क्या महत्व है। तो आइए शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता होती। पहली बात, छोटा सा क्वेश्चन, मास्लो के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है? तो मास्लो के अनुसार व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता है मास्लो के अनुसार प्राथमिक। मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने हेतु, मनुष्य के जीवन अस्तित्व सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना कि जीवन बचा तो लाखों पाए, है ना। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, संस्कृत में एक लाइन कही गई है कि ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये समस्त धर्मों को साधने का एक माध्यम है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो सब बाद में है, सबसे पहले आपका शरीर और आपका जीवन है। शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, जान बची तो लाखों पाए। ठीक है, उसी बात को इंडिकेट कर रहा है मास्लो का पहला सिद्धांत शारीरिक आवश्यकताएं, कि मनुष्य के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने हेतु शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है। ये आवश्यकताएं सर्वाधिक आवश्यक होती है। जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है ये सबसे मजबूत होती है, सबसे अधिक प्रभावी होती है, प्रभावशाली होती एवं शक्तिशाली मानी जाती है। मैंने आपको बताया ना कि पिरामिड देने के पीछे रीजन क्या है। पिरामिड देने के पीछे रीजन ये है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे अधिक प्रभावशाली और सर्वाधिक आवश्यक होती है। तो सबसे अधिक वेटेज जो है वो किसको है? शारीरिक आवश्यकता को है, जिनकी पूर्ति मनुष्य हर स्थिति में करना चाहता है। बिल्कुल, देखिए, शारीरिक आवश्यकता वो आवश्यकता है जो वैध और अवैध, अच्छा और बुरा, इसमें फर्क नहीं समझती है। शारीरिक आवश्यकता तो वो आवश्यकता है जो व्यक्ति को बस पूरी होनी चाहिए, येन केन प्रकरण, चाहे किसी भी तरह से हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी मेथड अपनाया जाए, लेकिन बस पूरी होनी चाहिए, बस पूरी होनी चाहिए। इतने से सेंटेंस में घूमती है पूरी ये शारीरिक आवश्यकता। इन आवश्यकताओं में भोजन, इन आवश्यकताओं में भोजन। अब देखिए, भोजन की आवश्यकता जो है, जो विद्यार्थी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उन्होंने भोजन की आवश्यकता को कभी महसूस तो किया होगा, लेकिन प्रबल रूप से महसूस नहीं किया होगा कि भोजन की आवश्यकता क्या होती है। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता, आपके पेरेंट्स आपके लिए सब चीज आगे से आगे अवेलेबल्स करवाते रहते हैं। भोजन की आवश्यकता का अगर महसूस करना है तो उन बच्चों से पूछो जो पढ़ते लिखते नहीं है, जो सुबह कचरा बीनने के लिए सुबह 3 बजे, सुबह 4 बजे उठ के निकल जाते हैं, जो नन्हे बुन्ने न सर्दी की परवाह करते हैं, न गर्मी की, न बरसात की, उन्हें बेचारों को कचरा बीनना है। कचरे के ढेर के अंदर हाथ धोए तो धोए, नहीं धोए तो नहीं धोए। उन्हें कोई बीमारी की परवाह नहीं है कि कोरोना हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। उन्हें सिर्फ एक चीज नजर आती है और वो है भूख। कचरे के ढेर में से उठा करके अपना पेट भरते हैं। हम लोग खाना खाते हैं, हमारे नियम होते हैं, रोटी गर्म देखते हैं, ठंडी रोटी होती है नहीं खाते। हमारे मन की सब्जी बनती है तो खाते हैं, मन की सब्जी नहीं बनती तो नहीं खाते। ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, मम्मी पीछे पीछे घूमती रहती है, बच्चे नहीं खाते, है ना। यहाँ पर
इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन बच्चों ने कभी आवश्यकता को महसूस नहीं किया। मम्मी पापा उनको आगे से आगे आगे से आगे आगे से आगे प्रदान करते रहते हैं, तो उनको कभी महसूस ही नहीं हुआ। तो बात ये कर रहे हैं कि भोजन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता जब व्यक्ति को लगती है, जब भोजन की भूख लगती है, तो व्यक्ति ये नहीं देखता कि रोटी सूखी है, चुपड़ी है, या फिर मेरे हाथ सने हुए हैं, मेरे हाथ धुले हैं, गंदे हैं, जैसे है, क्योंकि वो सर चढ़ के बोलती है ना। कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता, कपड़े की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जिसके पास कपड़े नहीं है। हमारे पास में तो इतने ढेर पड़े रहते हैं कि हम सोचते हैं कि आज ये पहनूं या ये पहनूं या ये पहनूं, कभी महसूस ही नहीं की ना कपड़े की आवश्यकता। कपड़े की आवश्यकता उस अर्धनग्न फकीर से पूछो, उस भिखारी से पूछो, उस व्यक्ति से पूछो जो बेचारा रोड पे पड़ा हुआ है, या फिर उस गरीब से पूछो जिसके पास कपड़े नहीं है। हा? तो कपड़े की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता उन किराएदारों से पूछो जो किराए से रहते हैं। हो सकता है कि ये आपने कभी महसूस किया होगा मकान की आवश्यकता। कुछ बच्चे किराए से भी रहते हैं क्योंकि पढ़ने के लिए गांव से उठ करके शहरों में आ जाते हैं, तो उन्हें पता है कि मकान की आवश्यकता क्या होती है। मंथली किराया देते रहते हैं, मंथली पे करते रहते हैं, छोटा सा कमरा मिलता है, उसके अंदर भी जीवन सारा गुजारना पड़ता है। और उनसे भी बदतर तो उन लोगों से पूछो जिनके पास किराए का भी नहीं है, बेचारे झुग्गी झोपड़ी भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे जीवन बिताते हैं। तो मकान की आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान। यौन संपर्क, खुलकर की बात कर रहा हूं इन बिंदुओं पर। शारीरिक आवश्यकता का पार्ट है यौन संपर्क। देखिए अक्सर देखा होगा कि यंग एज की जो लड़कियां और जो लड़के होते हैं, ठीक है, अक्सर वो भाग जाते हैं, अक्सर वो फिल्मों में देख करके प्यार प्रेम के विश्वास में डूब जाते हैं कि मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। ऐसा कोई प्यार प्रेम नहीं होता, अपितु उनके अंदर फिजिकली का अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और वो जो फिजिकली जो अट्रैक्शन होता है, जो कि उसके जो दिमाग के अंदर जो चढ़ता है, जिसे हम कहते हैं कि उसके शारीरिक जो परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ उसके शरीर की डिमांड बनती है, नीड बनती है, तो वो यौन संपर्क के लिए भी पागल सा हो जाता है, ठीक है। जिसको फिल्मी अंदाज में लोग प्रेम के रूप में देखते हैं, प्यार के रूप में देखते हैं। प्रेम नहीं होता, आजकल के बच्चों में प्रेम नाम की चीज नहीं होती। प्रेम तो मीराबाई का था कृष्ण के प्रति, प्रेम तो माता पिता के प्रति भी होता है, प्रेम तो भाई बहन के प्रति भी होता है। प्रेम वो नहीं है प्रेम। आजकल यौन संपर्क की बात की जा रही है। जो बच्चे भाग करके शादियां कर लेते हैं, शुरू में भाग के शादी कर लेते हैं, ना माता पिता की परवाह करते हैं, ना किसी और चीज की परवाह करते हैं, लेकिन बाद में परवाह कुछ समय बाद वापस घूम फिर के आ जाते हैं जब उनकी यौन संतुष्टि पूरी हो जाती है। तो हम बात कर रहे हैं यौन संपर्क। या फिर आपने समाज में ऐसे कई केस देखे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई ऐसे मतलब एजेड पर्सन, ठीक है, जो जिनकी सब कुछ है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो कसक रह जाती है, कमी रह जाती है। जिस प्रकार से हम खाना खा रहे हैं, भूखे हैं, हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही, तो हम क्या करेंगे, बाहर चार पकड़ तलाश करते हैं। उसी प्रकार से जिनकी फिजिकल नीड पूरी नहीं हो पाती, फिर वो लोग ऐसा गलत हरकतों में जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संपर्क, जो कि शारीरिक आवश्यकता का एक पार्ट है। स्वच्छ हवा, हवा स्वच्छ नहीं मिलेगी तो दम घुटेगा। कई लोगों की मौत हो जाती है जब रात को सिगरेट जला करके सो जाते हैं। तो स्वच्छ हवा, धूप, ये सभी वो चीजें हैं जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं। अब आप कहेंगे सर इनका संबंध व्यवसाय से कैसे है? अरे भाई, इनका संबंध व्यवसाय से है। इनकी पूर्ति के लिए ही तो व्यक्ति व्यवसाय में आता है, ताकि वो धनार्जन करे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्योंकि पैसा है तो सब आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चलते हैं सेकंड, दूसरी आवश्यकता की ओर। अच्छा, आगे लिख रखा है, शामिल होती है मनुष्य की यह आवश्यकताएं जो ही संतुष्ट हो जाती है, फिर ये आवश्यकताएं उसे अभी प्रेरित नहीं करती है। ये आवश्यकताएं जो ही व्यक्ति की पूरी हो जाएंगी, फिर व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करेंगी। और इसीलिए इस बिंदु को वो व्यक्ति नहीं समझ पाते जिनकी वो आवश्यकताएं नहीं होती है, ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि ये आवश्यकताएं जो है वो व्यक्ति को काम करने के लिए मोटिवेट करती, प्रेरित करती है। देखिए, कोई सी भी आवश्यकता हो, जो आवश्यकता हमारी पूरी हो जाती है
वो हमें प्रेरित नहीं करती। जैसे आप शादी विवाह में गए, अब रसगुल्ले देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया, गुलाब जामुन देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया, मटर की पनीर की सब्जी देखते ही आपके मुंह में पानी आ गया, वाह यार मेरे मनपसंद चीज बनी, आज खूब खाया जाए। वो मटर पनीर और वो गुलाब जामुन आपको प्रेरित कर रहा है, कुछ तो भूख, जो भूख है भूख आपको उधर लेके जा रही है, आपकी हार्मोन्स आपको उधर लेके जा रहे हैं। आवश्यकता है आपकी, आपके शरीर की आवश्यकता है। आपने जो ही गुलाब जामुन खाए, आपका पेट भरा, आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई। जब आपका पेट भर गया तब भी तो गुलाब जामुन वहीं रहते हैं, फिर वो आपको मोटिवेट क्यों नहीं करते? आपने पेट भर खाना खा लिया, फिर आपसे कोई बोले ले यार 2 गुलाब जामुन और खा, फिर जो आपके पसंदीदा गुलाब जामुन है वो आपसे नहीं खाए जाते। क्यों? क्योंकि आपकी आवश्यकता पूरी हो चुकी है। आप जबरदस्ती करके खा भी लेंगे तो भी खा लेंगे, लेकिन वो आपको मोटिवेट नहीं करती, वो आपको आकर्षित नहीं करती है। दूसरी आवश्यकता है सुरक्षात्मक आवश्यकता। सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की उत्पत्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात होती है। बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने कि जब तक शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी तब तक हमें सुरक्षात्मक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। कचरे के ढेर पे बैठा हुआ बच्चे को बीमारी की महसूस नहीं होती, वो हाथ नहीं धोता, वैसे उठा के खा लेता है, कचरे में से उठा के रोटी खा लेता है। क्यों? क्योंकि उसे सुरक्षात्मक आवश्यकता महसूस ही नहीं होती कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मुझे बीमारी हो जाएगी, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। नहीं होती उसको वो चीज आवश्यक महसूस, क्योंकि उसने कभी फील ही नहीं किया उस चीज को। उसको तो सिर्फ एक चीज दिखती है, बस पेट भरना। इसीलिए तो कहते हैं कि शारीरिक आवश्यकता है ना, वो इंसान को जानवर भी बना देती है। जब किसी व्यक्ति को भावी शारीरिक या मानसिक संकट का भय उत्पन्न होता है तो वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहता है। हाँ, शारीरिक या मानसिक संकट, जब उसे लगता है कि यार मेरा जीवन खतरे में है, या फिर आज मेरी पेट पूर्ति हो गई, व्यक्ति सबसे पहले आज की पेट पूर्ति सोचेगा। देखिए, जब व्यक्ति खाना खाता है तो सबसे पहले आज के बारे में सोचता, कल के बारे में नहीं सोचता। आप कहीं जिम ने गए, आप कहीं खाना खाने गए, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं पहले कल के लिए पैक करा के रख लूं, नहीं, पहले ये सोचेंगे कि मैं आज खाना खाऊं। ठीक है? कल के बारे में कब सोचेंगे? जब आपका आज पेट भर गया। तो सुरक्षात्मक आवश्यकता जो है वो शारीरिक आवश्यकता पूरी होने के बाद शारीरिक या मानसिक संकट का भय उत्पन्न होता है, तब महसूस होती है। भविष्य में आर्थिक, शारीरिक व मानसिक संकटों के प्रति सुरक्षा के लिए आश्वस्त होना कि मेरा आज का तो पेट भर गया, मैं कल के लिए भी सोचूं। हम पैसे कब खर्च, हम पैसे के जोड़ने के बारे में, पैसों को कलेक्ट करने के बारे में, इकट्ठा करने के बारे में कब सोचते हैं? जब पहले हमारी आज की आवश्यकता पूरी हो जाती है कि हम कल के लिए भी बचा के रखें। इन आवश्यकताओं की उत्पत्ति का मुख्य कारण है इनमें आजीवन आय। हाँ, एक व्यक्ति को बिल्कुल काम नहीं मिल रहा, बैठा है, बिल्कुल उसको पता है कि मैंने नहीं किया काम तो मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो वह व्यक्ति बोलेगा भाई साहब मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। वह एक दिन के लिए भी काम में आने को तैयार है। कोई बोलेगा एक दिन काम पे चलना है, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए, यस आई एम रेडी, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए काम पे रख लो, क्योंकि उसकी शारीरिक आवश्यकता जो है वो उसे एक दिन के लिए प्रेरित कर रही है। लेकिन जो ही व्यक्ति ने एक दिन के लिए गया और वहां पर उसे तनख्वाह मिली, बोलेगा सर कल भी आना है क्या, कल भी काम है क्या, मुझे कल भी आ सकता हूं। अब उसे कल की बात सता रही है, अब उसको सुरक्षात्मक आवश्यकता बोल रही है उसकी। साधन, बीमा, बीमा भी सुरक्षात्मक में आता है। पेंशन, इन फ्यूचर क्या होगा, आज तो मैं जवान हूं, आज तो मैं काम कर रहा हूं, जब बुढ़ा हो जाएगा तो फिर क्या करेगा भाई, तो पेंशन। भविष्य निधि, पीएफ आदि को सम्मिलित में किया जाता है। तीसरी आवश्यकता स्नेह या अपनत्व की आवश्यकता। स्नेह या अपनत्व, देखिए शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई, पेट भर गया, सुरक्षा की आवश्यकता हमने फिलअप कर ली, हमें पेंशन वगैरह की व्यवस्था है, बीमा वगैरह की आवश्यकता है, कल कमाना क्या है हमें पता है। अब व्यक्ति क्या देखता है कि मेरा भी कोई हो, मुझे भी कोई प्रेम करे, मुझे भी कोई प्यार से बोले, मेरा भी कोई कुछ मान सम्मान हो। वो आवश्यकता कौन सी है? स्नेह की आवश्यकता, अपनत्व की आवश्यकता नंबर 3 पे आती है। पहले कितनी आवश्यकताएं थी? 2। मानव एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक होने के कारण वह समाज में अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कब? जब उसकी 2 आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। वह अपने जीवन में पारस्परिक स्नेह, प्यार, अपनत्व, मित्रता आदि की आकांक्षा रखता है।
यही वो चीजें हैं जो उसको सामाजिक बनाती है। जब किसी व्यक्ति में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न होती है तो यह उसकी सामाजिक या स्नेह की आवश्यकता होती है ना। सामाजिक में और असामाजिक में यही तो अंतर है। जो सामाजिक होता है वो अपनत्व के साथ में रहता है, वो स्नेह के साथ में रहता है, वो लोगों से प्यार प्रेम से रहता है, और असामाजिक वो ऐसा नहीं करता। इन आवश्यकता की उत्पत्ति शारीरिक एवं सुरक्षात्मक आवश्यकता की उचित स्तर तक संतुष्टि होने के बाद होती है। यदि व्यक्ति की अपनत्व या सामाजिक आवश्यकताएं सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होती है तो वह असहयोग विरोध करने का तत्पर हो जाता है। अगर उसे अपनत्व नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, स्नेह नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति उनका विरोध करना शुरू कर देता है। चौथी आवश्यकता है स्वाभिमान या अहंकार की आवश्यकता। देखिए, अब ये स्वाभिमान या अहंकार की आवश्यकता क्या है? क्या हमें अहंकार जरूरी है? क्या स्वाभिमान जरूरी है? बिल्कुल, ऑटोमेटिक डेवलप्ड होती है। सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के पश्चात व्यक्ति की अहम एवं स्वाभिमान की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। स्वाभिमान की आवश्यकता क्या है? जब व्यक्ति की धीरे धीरे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती चली जाती है, इच्छाएं पूरी होती चली जाती है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो जनरेट होती है। ईगो, अहमत्व कि मेरा भी कुछ मान सम्मान है, ठीक है। और ज्यों ज्यों व्यक्ति की एज बढ़ती है, ज्यों ज्यों व्यक्ति का पद प्रतिष्ठा बढ़ता है, ज्यों ज्यों व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती चली जाती है, त्यों त्यों व्यक्ति के अंदर ये आवश्यकता जनरेट होती चली जाती है। छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में आवश्यकता नहीं होती। छोटे बच्चे को आप तू कह के बोल दो, आप कह के बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बड़ा बच्चा है, या मान लो कोई बड़ा व्यक्ति, उसको आप एक बार तू कह के बोल दो, देखो फिर उसके हार्ट को कितना कचोटती है वो चीजें। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि अपनत्व, स्वाभिमान और अहंकार, इस आवश्यकता में व्यक्ति कार्यरत संस्थान में पद, मान, स्थिति, मान्यता, प्रतिष्ठा, स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार आदि की इच्छा करने लगता है। व्यक्ति को पद मिले उसकी इच्छा होती है, तनख्वाह सैलरी उतनी मिल जाए लेकिन उसको पोस्ट मिल जाए, व्यक्ति पोस्ट की कामना करता है। हाँ, व्यक्ति मान सम्मान की कामना करता है कि सबके बीच मेरा लिए ताली बजवाई जाए, सबके बीच में मेरी पीठ थपथपाई जाए, मेरा नाम लिया जाए, तो मान सम्मान। इन आवश्यकताओं में व्यक्ति स्वयं को महत्वपूर्ण सिद्ध करना चाहता है कि और सब पीछे है, मैं आगे हूं, और सब मेरे पीछे, मैं आगे हूं, और सब बाद में, मैं पहले हूं। व्यक्ति की इनमें से कुछ आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती है, और संभव है कि कुछ आवश्यकताएं जीवन पर्यंत भी संतुष्ट नहीं हो पाती। इस आवश्यकता की पूर्ति विशेष योग्यता एवं क्षमता रखने वाले व्यक्ति ही कर पाते हैं। हाँ, ये बात नोटिसेबल चीज है कि मान सम्मान और अहंकार की जो आवश्यकता है, ये हर व्यक्ति में जनरेट नहीं होती। ये आवश्यकता उन व्यक्तियों में जनरेट होती है जिनके अंदर कुछ थोड़ी काबिलियत होती है, जो कुछ लायक होते हैं, ठीक है। तो जब आदमी के अंदर कुछ काबिलियत बढ़ती है, कुछ लायक बनता है, तो ऑटोमेटिकली चीज जनरेट होती है। सामान्य व्यक्तियों की यह आवश्यकता सामान्यतः असंतुष्ट ही रहती है, कभी पूरी नहीं होती। और सामान्य व्यक्ति, आपको पता है, आम आदमी, आम व्यक्ति की हालत आम की जैसी होती है। जैसे आम को चूसा और फेंक दिया गुठली को, आम व्यक्ति तो वैसा ही रहता है। बस ये आवश्यकता उन लोगों में जनरेट होती जो थोड़े विशेष होते हैं। अगली जो हमारी आवश्यकता है वो है आत्मविकास की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता है? आत्मविकास की आवश्यकता। आत्मविकास की आवश्यकता जो लास्ट में है, मास्लो के मत अनुसार आवश्यकताओं की क्रमबद्धता में यह अंतिम आवश्यकता है। आत्मविकास की आवश्यकता का तात्पर्य व्यक्ति की उस आवश्यकता से जिसमें एक व्यक्ति वह बनना चाहता है जो वह बन सकता है। मतलब उसकी जो क्वालिटी है, उसका उच्चतम स्तर, जो व्यक्ति की एक
नीड है कि मुझे ये बनना है, ठीक है, आपकी भी कोई नीड होगी, आपको पायलट बनना होगा, डॉक्टर बनना होगा, सीए बनना होगा, सीएस बनना होगा, या आपको और कोई अच्छा बिजनेस करना होगा, अच्छा मैनेजर बनना होगा, तो आपकी जो आवश्यकता है वह बन सकता है, अर्थात उसके लिए उसमें क्षमता व योग्यता है। देखिए अमिताभ बच्चन जी जो थे, जो है अमिताभ बच्चन जी की इच्छा थी कि वह एक समाचार वाचक बने, और वो एक टीवी में इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनको यह कह के मना कर दिया गया कि आपकी आवाज़ जो है वो ठीक नहीं है। उनकी इच्छा थी कि मैं गाना गाऊं, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन जब उनका समय बदला, उनकी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी बनी, उनको फिल्म इंडस्ट्री में सुपरहिट हुए, हीरो के रूप में वो अपनी प्रसिद्धि पाई, तो आपको पता है कि जिस व्यक्ति की आवाज़ के लिए उसे समाचार वाचक भी नहीं बनाया गया, आज वह फिल्म इंडस्ट्री के अंदर गाने गा करके आज लोगों को बताता है। और वह व्यक्ति जब गाना गाता है तो और जो सिंगर है ना वो दिल थाम के बैठ जाते हैं, उसकी इतनी अच्छी आवाज। तो अब अमिताभ बच्चन जी का आज जो गाना गाने का जो सपना है, आज वो गाना जो गाते हैं, वो आज उस शारीरिक आवश्यकता के लिए गाना नहीं गाते। आज जो गाने जो गा रहे हैं, आज वो कोई विज्ञापन करते हैं उसमें अपने आवाज से बोलते हैं, तो आज वो क्यों बोल रहे? आज वो शारीरिक आवश्यकता के लिए, सुरक्षात्मक आवश्यकता के लिए, सामाजिक आवश्यकता के लिए या अहंकारी आवश्यकता के लिए काम नहीं कर रहे। आज वो आत्म विकास की आवश्यकता के लिए, उनकी दिल की इच्छा है कि मैं ये काम करूं, उसके लिए काम कर रहे हैं। मानव में आत्म विकास की आवश्यकता उसके भीतर की सृजनशीलता, क्रिएटिवनेस, क्षमता एवं योग्यताओं के कारण पैदा होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को जागृत कर वह सब कुछ बनना चाहता है, वेरी गुड, जो वह बन सकता है, एक व्यक्ति जो कुछ कर सकता है, जो बन सकता है, वह क्या कहलाती है? आत्म विकास की आवश्यकता। जो वह बन सकता है कि भावना से उत्प्रेरित हो जाता है, तो यह आवश्यकता मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर देती है। एक व्यक्ति है उसे व्याख्याता बनना है, एक व्यक्ति है जिसे डॉक्टर बनना है, तो कहता है कि अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते हैं। तो यहां पर आत्म विकास की आवश्यकता वो है जो आपके मन में आपने ड्रीम सोच रखा है, जिसे आप पूरा करने के लिए आप बिल्कुल भरसक कोशिश करेंगे। वह बन सकता है कि भावना से प्रेरित हो जाता है। तो यह आवश्यकता मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह आवश्यकता किसी अभाव या कमी अथवा असंतुष्टि का परिणाम नहीं, अपितु यह दबी हुई क्षमताओं को उभारने हेतु स्वतः उत्पन्न होती है। मास्लो ने इस आवश्यकता का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, एक पेंटर को पेंट करना चाहिए, एक कवि को कविता लिखनी चाहिए। यदि वह अंतोगत्वा प्रसन्न होना चाहता है, जो भी एक मनुष्य बन सकता है उसे बनना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर मास्लो की विचारधारा जो थी उसको हमने समझा। आवश्यकता क्रम विचारधारा जो कि अभिप्रेरणा की सर्वश्रेष्ठ विचारधाराओं में गिनी जाती है। ठीक है, इसको हमने जाना और समझा। देखिए मास्लो की जो ये आवश्यकता है, इसमें इन आवश्यकताओं को दो भागों में बांट रखा है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शारीरिक, सुरक्षात्मक और सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, ये आवश्यकताएं प्राथमिक कहलाती है, या इन्हें निम्न स्तरीय आवश्यकता भी कहते हैं। जबकि ये जो आवश्यकता है इनको उच्च स्तरीय आवश्यकता कहते हैं। आरपीएससी का जो एग्जाम होता है टीचर्स का, उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि मास्लो की निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है। तो निम्न स्तरीय आवश्यकता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आवश्यकता इंक्लूड होती है। अब की बार आपके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो प्लीज नोटिफाई करें और ध्यान रखें। तो बच्चों ये था मास्लो की आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक अपने हितैषियों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।